गर्मी में गरीब प्रेग्नेंट बहू का रेल की बोगी में ससुराल। बाप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं किसके सहारे जीऊंगी वहाँ। अपनी माँ की लाश देखकर कविता अपने छोटे से घर में बैठी खूब रोने लगती है। तभी एक प्रेम नाम का लड़का कविता के घर आता है। ये क्या हो गया प्रेम जी, मैं अब अनाथ हो चुकी हूँ। संभालो खुद को कविता। प्रेम कविता को हिम्मत देने लगता है। रात का समय। प्रेम कविता के छोटे से घर में बैठे थे। कविता उड़ानपुर शहर में अपने छोटे से घर में अपनी माँ सुजाता के साथ रहती थी। बचपन में ही उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था और अब माँ भी एक बीमारी के चलते इस दुनिया से चल बसी थी। कविता उसी शहर में रहने वाले इस प्रेम नाम के लड़के से प्यार करती है। कविता, मैं घर से होकर आता हूँ। माँ पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है प्रेम जी। तभी प्रेम उसी शहर में अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में आता है, जहां घर में प्रेम के गरीब माता पिता मनदीप, मीनल और 2 छोटी बहनें रिया, दिया थे। प्रेम अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। प्रेम बेटा, कविता बिटिया कैसी है? बहुत दुखी है कविता, बेचारी अब अकेली हो चुकी है। भाई, आप कविता जी से शादी कर लीजिए, उन्हें अपने परिवार का सहारा तो मिल जाएगा। उसके बाद 2 ही दिन में प्रेम कविता से शादी कर लेता है और कविता अपने छोटे से ससुराल में चली आती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। प्रेम उसी शहर में बच्चों के कपड़े बेचने का काम करता है। वो दूसरे शहर से होलसेल भाव में कपड़े खरीद कर लाता है और यहाँ मुनाफे के दाम में अपने ठेले पर शहर में घूम घूम कर वो कपड़े बेचता है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। इन दिनों कविता 4 माह की गर्भवती थी। प्रेम के परिवार का गुजारा प्रेम की ही कमाई से होता था। एक शाम अचानक मनदीप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी सब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। प्रेम, तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। हमें तुरंत उनकी बाईपास सर्जरी करनी होगी। तुम 2 लाख रुपयों की व्यवस्था कर लो। क्या पिताजी को हार्ट अटैक आया है? ये क्या हो गया इनके साथ? अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और पिताजी का ऑपरेशन करवाना भी जरूरी है। क्या करूं चारू, कहां से लाऊं पैसे? सब बेहद परेशान होने लगते हैं। कविता, तुम माँ को संभालो, मैं पैसे की व्यवस्था करके आता हूँ। प्रेम बाहर आता है और अपने पड़ोसी सेठ कुणाल के पास आकर पैसे उधार मांगने लगता है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ प्रेम, पर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम ऐसे ही नहीं दे सकता। क्या उम्मीद है कि तुम मेरा पैसा लौटा दोगे? सेठ जी, हम भूखे रह जाएंगे पर आपकी पाई पाई चुका देंगे। इन जज्बाती बातों का कोई मोल नहीं है प्रेम। बात पैसों की है, इसीलिए तुम्हें अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अगर 3 महीने में तुम मुझे पैसे नहीं लौटा पाए तो वो चीज मेरी हो जाएगी। अब ऐसी कौन सी चीज सेठ जी के पास गिरवी रखूं? मेरे पास तो घर के सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ, अपना घर ही गिरवी रख देता हूँ। प्रेम अपना घर 2 लाख रुपए में कुणाल के पास गिरवी रखकर अपने पिता मनदीप का ऑपरेशन करवाता है। कुछ दिन बाद मनदीप अब ठीक हो चुका था और प्रेम की बीते दिनों से 1 पैसे की भी कमाई नहीं हो रही थी। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात सब अपने घर में उदास बैठे थे। जी, कल सेठ जी अपने पैसे मांगने आ जाएंगे। अब कहाँ से देंगे हम उन्हें पैसे? बीते महीने से तो मेरी कमाई ही नहीं हो रही है। जो कमाई हो रही थी वो घर की जरूरतों में खर्च होती जा रही है। बेटा, तू सेठ जी से कुछ महीनों की मोहलत और मांग लेना। नहीं माँ, सेठ जी नहीं मानेंगे। तभी अगले दिन कुणाल अपना पैसा मांगने प्रेम के घर आता है तो पैसा ना मिलने पर वो प्रेम और उसके परिवार को उनके घर से निकाल देता है और उनके घर पर कब्जा कर लेता है। इधर प्रेम अपने परिवार के साथ गर्मी में रास्ते पर दरबदर भटकने लगता है। अब इतने बड़े शहर में इस गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब तो कोई हमें घर भी किराए पर नहीं देगा। प्रेम, हम थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। चल चल कर बहू की हालत खराब हो रही है। ऊपर से धूप भी इतनी कड़ाके की पड़ रही है। बहू गर्भवती है, उसे थोड़ा आराम करने देते हैं। कड़ाके की धूप से सबका हाल बेहाल होने लगता है। तभी सब एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाते हैं। ये कैसी दुख की घड़ी आ गई है? ये कैसी दुख की घड़ी आ गई है हम पर भगवान जी। अब मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊं? तभी प्रेम को सामने रेलवे का बड़ा सा शेड कारखाना दिखाई देता है, जहां शेड के बाहर एक टूटी पटरी पर एक ट्रेन की भंगार पुरानी बोगी खड़ी थी। माँ, पिताजी, देखिए वो सामने एक ट्रेन की बोगी खड़ी है। शायद वो बेकार है। चलिए हम उसी में जाकर बैठ जाते हैं। उसके अंदर हमें धूप नहीं लगेगी।
सब ट्रेन के उस बोगी के पास आते हैं जिसमें काफी धूल मिट्टी और मकड़ी के जाल लगे हुए थे। वो काफी गंदी थी। तभी सब उसके अंदर चढ़कर सीटों को कपड़े से साफ करके उन पर बैठ जाते हैं। कितनी बदबू आ रही है इस बोगी में, और यहाँ कितनी धूल है। दीदी, हमें सर छुपाने को कुछ तो मिला, चलिए हम इस बोगी को साफ कर देते हैं। हाँ चलो इसे साफ करते हैं। कविता, तुम नहीं, तुम आराम करो। सब कविता को बोगी की एक सीट पर लिटाकर उस पूरी बोगी की सफाई करने लगते हैं। तभी पूरी बोगी को साफ करने के बाद प्रेम और सब आराम से सीटों पर बैठ जाते हैं। माँ, जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हम इसी बोगी में रहेंगे। आप सब बैठिए, मैं पास में कोई काम देख कर आता हूँ और कुछ खाने पीने के लिए भी लाता हूँ। प्रेम बाहर आता है और पास की एक होटल में जाकर काम मांगता है। तभी उसे उस होटल में 100 रुपए रोज से बर्तन धोने का काम मिल जाता है। शाम का समय प्रेम होटल का काम खत्म करके होटल के मालिक पीयूष से 100 रुपए लेता है और थोड़ा खाना लेकर उस बोगी में अपने परिवार के पास आता है और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। रात का समय पूरी बोगी में अंधेरा छा चुका था और गर्म हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कितनी गर्मी लग रही है इस बोगी में, बाहर की सारी गर्म भाप अंदर आ रही है। हम खिड़कियां भी बंद नहीं कर सकते वरना और गर्मी लगेगी हमें। तभी प्रेम को सामने एक पानी का नल दिखाई देता है। तभी प्रेम बाहर आता है और किसी से बाल्टी मांगकर नल से बार बार पानी लाकर पूरी बोगी को अंदर बाहर से गीला करता जाता है, जिसके बाद बोगी में थोड़ा ठंडा लगता है। पानी डालने से थोड़ा ठंडा तो लग रहा है। सब जैसे तैसे सीटों पर सो जाते हैं। तभी अगले दिन रिया दिया भी प्रेम के साथ उस होटल में आकर बर्तन धोना, सफाई का काम करने लगती हैं और 300 रुपए रोज कमाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। एक दिन दोपहर में कविता, मीनल, मनदीप बोगी में बैठे थे। यहाँ बैठे बैठे तो हम पसीने में लथपथ हो गए। बहू, चल हम कुछ देर के लिए बाहर हवा में जाकर बैठते हैं। तीनों बोगी से बाहर आते हैं तो बाहर कड़ाके की धूप से और भी ज्यादा गर्मी लग रही थी। अरे यहाँ तो और भी ज्यादा धूप लग रही है, चलो हम बोगी में ही जाकर बैठ जाते हैं। तीनों वापस बोगी में आकर बैठ जाते हैं। गर्मी से तीनों का हाल बेहाल हो रहा था। शाम का समय सब बोगी में बैठे खाना खा रहे। तभी वहाँ रेलवे के 2 अफसर चमन, वरुण आते हैं। अरे ये बोगी तो भंगार थी, इसे किसने इतना अच्छा बना दिया? दोनों अंदर बोगी में आते हैं तो अंदर से बोगी घर की तरह साफ सुथरी और अच्छी थी और अंदर प्रेम और उसके परिवार वाले बैठे खाना खा रहे थे। ओए, कौन हो तुम लोग और इस बोगी में क्या कर रहे हो? तभी प्रेम वरुण चमन को सारी बात बताता है। साहब, हम बहुत मजबूर हैं, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए। जैसे ही हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। हम इस बोगी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। वैसे तुम लोगों ने इस बोगी को बहुत अच्छे से साफ किया है। हम तो इस बोगी को कंडम मटेरियल में डालने वाले थे। वैसे तुम लोगों के लिए हमारे पास एक काम है, क्या तुम ऐसे ही ट्रेन की बोगियों की सफाई करने का काम करोगे? हम एक आदमी को रोज के 400 रुपए देंगे। ये सुनकर प्रेम और सब काफी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ साहब, हम करेंगे ये काम। कब से करना है काम? उसके बाद अगले ही दिन से प्रेम, रिया, दिया और मीनल चारों रेलवे की बोगियों को साफ करने का काम करने लगे और पैसे कमाकर उस ट्रेन की बोगी में रहकर अपना गुजारा चलाने लगे। उसके बाद कुछ ही महीनों में कविता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और प्रेम और सब अपनी कमाई से पास में ही एक किराए का घर लेकर रेलवे में काम करके अपना गुजारा चलाने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।